मेरा नाम मधु है। घर में मम्मी पापा और मैं रहते थे। एक दिन अचानक फोन आया कि बुआ के लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। सो मम्मी पापा तुरंत चल दिए। मेरे एग्जाम आने वाले थे, इसलिए मैं नहीं गई। घर पर मैं अकेली ही थी। उस दिन मौसम भी अलग रंग में था। रुक रुक कर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, परंतु मैं अपने को दिलासा दे रही थी, बस एक रात की ही बात है, मैं रह लूंगी। रात के 11 बजे थे। अभी मुझे और पढ़ना था। सोचा चलो एक चाय पी ली जाए, फिर पढ़ाई करूंगी। मैं किचन की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी जोरदार ब्रेक लगने की आवाज आई और फिर एक चीख की। पहले तो मैं थोड़ा घबराई, फिर मैंने मेन गेट खोला तो सामने एक युवक घायल पड़ा था, खून से लथपथ और अचेत। मैंने इधर उधर देखा कि शायद कोई दिखाई दे, परंतु वहाँ कोई नहीं था जो उसकी मदद करता। अगर मैं अंदर आ गई तो वह युवक मर भी सकता है। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उसे उठाने का निश्चय किया। तभी सामने के घर से विनोद निकला। अरे विनोद, देखो तो किसी ने टक्कर मार दी है, बहुत खून बह रहा है, जरा मदद करो, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। अरे मधु दीदी, एक्सीडेंट का केस है, मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, आप भी अंदर जाओ, विनोद ने कहा। अरे कम से कम इसे उठाओ तो, मैं फर्स्ट एड लगा देती हूँ। और जरा देखो कोई मोबाइल वगैरह पड़ा है क्या आसपास। विनोद ने इधर उधर देखा तो कुछ दूर एक मोबाइल पड़ा था। उसने उठाकर मुझको दे दिया और फिर हम दोनों ने सहारा देकर युवक को ड्राइंग रूम में सोफे पर लिटा दिया। उसके बाद विनोद चला गया। मैंने उसकी पट्टी कर दी। फिर मैंने देखा कि वह कांप रहा है तो मैं अपने पापा के कपड़े ले आई और बोली कि आप कपड़े बदल लीजिए, परंतु वह बेहोश था। फिर थोड़ा हिचकते हुए मैंने उसके कपड़े बदल डाले। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अगर मैं उसके कपड़े नहीं बदलती तो चोट के साथ उसे बुखार भी आ सकता था। ओह राखी, थोड़ा कराहते हुए वह अजनबी युवक बुदबुदाया। अचानक बेहोशी की हालत में उस अजनबी युवक ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। एक पल को मैं घबरा गई, फिर बोली, अरे हाथ तो छोड़िए। मगर वह तो बेहोश था। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अब मैं घबराने लगी थी। अगर इसे कुछ हो गया तो क्या होगा। मैं ही पागल थी जो इसे घर ले आई। विनोद ने मना भी किया था, मगर मैं ही नहीं मानी। पन्ना लाती तो यह मर जाता। मैंने तो सोचा कि पट्टी करके घर भेज दूंगी, पर अब क्या करूं। तभी अचानक जोर से बिजली कड़की और उसने बेहोशी में ही मेरा हाथ जोर से खींचा और मैं उसके ऊपर गिर पड़ी और फिर अंधेरा छा गया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और फिर हम दोनों के बीच वो हुआ जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। सुबह होने को थी। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। मैंने एम्बुलेंस बुलाई और उसे हॉस्पिटल ले गई। उपचार मिलने के बाद युवक को होश आया तो डॉक्टर ने उसे मेरे बारे में बताया कि मैं ही उसे यहाँ लाई थी। तब वह युवक बोला, धन्यवाद देना तो आपके लिए बहुत छोटी बात होगी मधु जी, समझ नहीं पा रहा कि मैं आपको क्या दूं। कुछ नहीं, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं, मैंने कहा। वह बोला, मेरा नाम आदित्य है और मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। कल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैं मैकेनिक के तलाश में अपनी गाड़ी से बाहर आया था, तभी एक कार मुझे टक्कर मारकर चली गई। फिर उसके बाद मेरी आंखें यहाँ खुली। आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना रीता मेरा इंतजार ही करती रह जाती। आदित्य जी, क्या आपको रात की बात बिल्कुल याद नहीं, मैंने पूछा। क्या मतलब, कौन सी बात? आदित्य बोला। नहीं, मेरा मतलब वह कौन था जिसने आपको टक्कर मारी थी। मैं जानबूझकर असलियत छिपा गई। नहीं मधु जी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, दिमाग पर जोर डालते हुए आदित्य बोला। हाँ, अगर आपको तकलीफ ना हो
तो कृपया मेरी वाइफ को फ़ोन कर दीजिए, वह परेशान होगी। अब मुझको अपने चारों ओर अंधेरा दिखाई देने लगा। उफ, या इमोशनल होकर मैंने क्या कर डाला। और आदित्य, वह तो निर्दोष था और अनजान भी। जो कुछ भी हुआ वह एक झटके में हुआ और बेहोशी में। आदित्य की हालत देखकर मैं उससे कुछ कह न पाई, पर अब जैसे तैसे मैंने अपने को संभालकर आदित्य के घर फ़ोन किया और उसकी पत्नी के आने पर उसे सब कुछ समझाकर अपने घर लौट आई। जब मैं लौट कर आई तो देखा कि मम्मी पापा दरवाजे पर खड़े हैं। अरे मधु, कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? और यह तेरा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे पूरी रात सोई न हो। पापा चिंतित स्वर में बोले। ठीक कह रहे हैं अंकल जी, आजकल मैडम ने समाज सेवा का ठेका ले रखा है, विनोद ने कहा। चलो, मैंने तो ले लिया, पर तुम तो लड़के होकर भी नजरें छिपा गए। किसी को मरने से बचाना गलत है क्या पापा? उसके बाद विनोद और मैंने मिलकर पूरी बात बताई और ढूंढा तो वहीं पास में आदित्य की गाड़ी भी खड़ी मिल गई। बाद में मैंने आदित्य के घर वालों को फ़ोन करके बता दिया तो उसके घर वाले आकर ले गए। बेटा, यह तो ठीक किया, परंतु आगे से हमारी गैर मौजूदगी में फिर ऐसा नहीं करना। यह तो ठीक है कि वह एक अच्छा इंसान है, परंतु अगर कोई अपराधी होता तो क्या होता? पापा बोले। अरे अब छोड़िए भी ना, अंत भला तो सब भला। वैसे भी वह पूरी रात की जगी हुई है, मम्मी बोली। चल बेटी, चाय पीकर थोड़ा आराम कर ले। मैं अंदर चली गई, साथ में एक तूफान भी। मैं उस रात अकेली थी, मगर पूरी रात थी। और अब जब सब साथ हैं और मैं घर में घुस रही हूँ तो मुझे यह क्यों लग रहा है कि मैं अधूरी हूँ और यह कमी कभी पूरी होने वाली नहीं थी, क्योंकि जिसने मुझे अधूरा किया था वह तो एक अनजान इंसान था, और इस बात से भी अनजान कि उससे क्या हो गया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। उस दिन मुझे लड़के वाले देखने आए थे। मम्मी पापा उन लोगों से बातें कर रहे थे, चाय नाश्ता चल रहा था। लड़का डॉक्टर था, परिवार भी सुलझा हुआ था। राहुल बेटा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ तो लो, मेरे पापा बोले। बहुत खा लिया अंकल, राहुल ने जवाब दिया। भाई साहब, अब तो मधु को बुलवा लीजिए, राहुल कब से इंतजार कर रहा है। थोड़ा मुस्कुराकर राहुल की मम्मी बोली। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, राहुल थोड़ा झेपता सा बोला। अरे मधु की माँ, अब तो सचमुच बहुत देर हो गई है, अब तो मधु को ले आओ। मम्मी अंदर आकर बोली, मधु अब कितनी देर और लगने वाली है, सब इंतजार कर रहे हैं। बस हो गया मम्मी, चलिए, मैं बोली। फिर मैं और मेरी मम्मी ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ने लगे। अचानक मुझको लगा कि सब कुछ गोल गोल घूम रहा है और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। हर तरफ सन्नाटा छा गया। क्या हुआ? मेरे पापा और सब लोग मेरी तरफ बढ़े तो राहुल बोला कि ठहरिए अंकल, मैं देखता हूँ। मगर उसने जैसे ही मेरी नब्ज देखी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। हर कोई जानना चाहता था कि क्या हुआ। राहुल ने मुझे उठाकर पलंग पर लिटाया और फिर मेरे चेहरे पर पानी की छींटें मारी तो मुझे थोड़ा होश आया। मैंने उठने की कोशिश की तो वह बोला, लेटी रहो। मुझे क्या हो गया अचानक पता नहीं, मैंने कहा। कुछ खास नहीं, बस थोड़ी देर आराम करो, कहकर राहुल ने एक इंजेक्शन लगा दिया। अब सबको बेचैनी होने लगी, खास तौर पर मेरे पापा को। वे बोले, राहुल बेटा बताओ ना क्या हुआ मधु को। कुछ खास नहीं अंकल, थोड़ी कमजोरी है और नए रिश्ते को लेकर टेंशन तो हो ही जाती है। अब सब कुछ ठीक है। क्या मैं मधु से अकेले में बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं, मेरे पिता बोले। मैं कुछ असमंजस में थी, सोच रही थी कि क्या हुआ। तभी कमरे में राहुल ने प्रवेश किया। उसे देखकर मैं कुछ सकुचा कर बोली, पता नहीं क्या हुआ राहुल जी, बस कमरे में आई और सब कुछ घूमने लगा, मैं बेहोश हो गई। क्या तुम्हें सचमुच कुछ नहीं मालूम मधु? राहुल मुझे गहरी नजरों से देखते हुए बोला। आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता होगा कि मुझे क्या हुआ है। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? राहुल ने कहा।
राहुल जी, ना तो मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ और ना ही आप मुझे, फिर भी मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा कर सकती हूँ। तो सुनो, तुम प्रेग्नेंट हो, राहुल ने कहा। मेरे सिर पर जैसे आसमान गिर गया हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उस दिन की एक छोटी सी घटना इतने बड़े रूप में मेरे सामने आएगी। मैं आंसू भरी आंखों से राहुल को देखती रह गई और मैं सारा घटनाक्रम, आदित्य का एक्सीडेंट, वह बरसात की रात, आदित्य का समागम, सब मेरी आंखों के सामने तैर गया। कहाँ कैसे क्या हुआ तुम मुझे बता सकती हो। बेशक हमारी शादी नहीं हुई, पर मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, उस धोखेबाज की तरह जो तुम्हें मझधार में छोड़कर चला गया। नहीं, वह धोखेबाज नहीं था राहुल जी, मैंने थरथराते हुए कहा। फिर यहाँ क्या है, जरा बताओगी मुझे, राहुल ने कुछ व्यंग से कहा। मैंने राहुल को पूरी बात बताई। फिर बोली, मैं तो इसे एक हादसा समझकर भूल गई थी, पर यहाँ इस रूप में सामने आएगा सोचा भी न था। अब क्या होगा राहुल जी? कुछ नहीं होगा, जो कहता हूँ ध्यान से सुनो। सामान्य होकर बाहर आओ। राहुल बाहर आया तो सब इंतजार कर रहे थे, खास तौर पर मेरे पापा। हाँ राहुल जी, कहिए क्या फैसला है आपका? मुझे लड़की पसंद है पापा जी, राहुल मुस्कुराते हुए बोला। भाई मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, राहुल के पापा हंसते हुए बोले। पापा जी एक बात कहनी थी, राहुल ने सकचाते हुए कहा। क्या? मेरे पापा कुछ घबराते हुए बोले। पापा जी आप डर क्यों रहे हैं? बस इतना कहना है कि जितनी भी रस्में हैं शादी सहित सब 1 महीने में ही कर दीजिए। पर 1 महीने में हम पूरी तैयारी कैसे करेंगे बेटा, कुछ और समय दो। बात यह है पापा जी, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, तो मैं सोच रहा इस बीच में शादी भी निपटा ली जाए ताकि मधु भी मेरे साथ चले। ठीक कह रहा है राहुल, वैसा ही करते हैं, क्यों राहुल की माँ? राहुल के पापा बोले। जैसा आप लोग ठीक समझें, अनमने भाव से राहुल की मम्मी बोली। इस तरह चटमंगनी पट ब्याह करके मैं और राहुल हनीमून पर जा रहे थे। मैं बहुत भावुक थी। मैंने राहुल से कहा, आपने न सिर्फ मेरी इज्जत बचाई बल्कि मेरे पूरे परिवार की भी इज्जत बचाकर मुझे उनकी नज़रों में गिरने से बचा लिया। मैं आपका यहाँ कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगी। मधु, अब अपने मन पर कोई बोझ मत रखो। जो हुआ उसमें न तुम्हारा कोई दोष था, न उस अनजाने का, और न ही छोटी सी जान का, जो इस समय दुनिया में अभी आई भी नहीं है। अब यहाँ जो भी आएगा या आएगी वह मेरा ही अंश होगा, बस यह मानना। राहुल की बात सुनकर मैं उसके गले लग गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।